नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हम पढ़ रहे थे सूर्य ताप एवं ऊष्मा बजट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अपनी जो क्लास हुई थी उस क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए जो अपना टॉपिक था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सूर्य के बारे में ही रहेगा। तो सूर्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, सूर्य ताप का वितरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सूर्य ताप का वितरण। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा, पहले वाला जो वीडियो था क्लास थी अपने, उसमें सूर्य के बारे में पढ़ा था कि कितनी दूर है पृथ्वी से, किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, संलयन के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमने देख ली थी और समझ ली थी। उससे आगे आज है सूर्य ताप का वितरण। तो फ्रेंड्स, सूर्य ताप होता है तो सूर्य ताप का वितरण इस पृथ्वी पर अपने धरातल पर इस वायुमंडल में किस प्रकार होता है, ये चीज इसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है, तो सूर्य ताप वितरण किस प्रकार होता है। दोस्तों, हम सूर्य ताप की बात कर रहे हैं तो अपना ये सूर्य ताप है, जो सूर्य का प्रकाश है, ऊर्जा है, ये तीन कारणों से, तीन प्रकार से, तीन माध्यम से अपने इस ब्रह्मांड में धरातल पर, वायुमंडल पर फैला हुआ है। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, देख लेते हैं कि सूर्य ताप का वितरण संपूर्ण धरातल पर, संपूर्ण धरातल पर, संपूर्ण धरातल पर, संपूर्ण वायुमंडल में, संपूर्ण वायुमंडल में संवहन, संवहन, संचलन, संचलन एवं विकिरण, विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेंटेंस लिखा उसके अंदर ये बताया गया है, जो अपना सूर्य ताप है इस वायुमंडल के अंदर संपूर्ण धरातल के ऊपर तीन प्रकार से फैलता है। नंबर एक, संवहन के द्वारा, नंबर दो, संचलन के द्वारा, और नंबर तीन, विकिरण के द्वारा। ये तीन प्रकार ऐसे हैं फ्रेंड्स, इन तीन प्रकार की कारण ही अपना जो ये सूर्य ताप है इसमें अपने जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर फैला है। तो दोस्तों, तीन जो ये शब्द है उनको समझना जरूरी है। ये तीन चीजों का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे को ये समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार ये फैलता है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संवहन। संवहन क्या होता है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख के हम इसके अंदर समझते हैं। संवहन होता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा धरातल पर, धरातल पर वायु गर्म होकर, गर्म होकर गर्म होकर, गर्म होकर, गर्म होने के बाद हल्की होकर
हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है एवं वायुमंडल में ठंडी होकर भारी होकर नीचे उतरती है, नीचे उतरती है। किस प्रकार? एक चक्र के रूप में, एक चक्र के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये लिखा कि मान लेते हैं कि अपना ये सूर्य है, समझने के लिए सूर्य है, सूर्य से ये धरातल है, धरातल पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ऊर्जा आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये धरातल पे आ रही है, तो धरातल पे आ रही है तो ये अपना वायुमंडल आएगा बीच में। तो वायुमंडल के अंदर क्या होती है? वायु होती है। ठीक है, तो वायु क्या होती है दोस्तों? जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उससे वायु क्या होती है? गर्म होती है। गर्म होने के बाद में क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद में क्या होगा? ये यहाँ से गर्म हो गई और गर्म होने के बाद हल्की हो गई और हल्की होने के बाद में ऊपर उठने लग गई। ऊपर उठने के बाद में क्या होता है दोस्तों? अपना टेम्परेचर ऊपर जाते हैं, हम सौरमंडल में जाते हैं, तो ये 165 मीटर 1 डिग्री तापमान कम होता है, कम होता जाता है। यह सिस्टम चलता रहता है कि 165 मीटर पृथ्वी के धरातल से सौरमंडल के ऊपर हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं, तो 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। यह सिस्टम चलता है। इस कारण हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा? तापमान कम होगा। तो ये धरातल के ऊपर वायु गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर जाती है तो तापमान कम मिलेगा। तापमान कम होगा तो वायु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में क्या? भारी हो जाएगी। भारी होने के बाद में ये फिर से पृथ्वी की ओर उतरना चालू कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चक्र के रूप में, ये एक चक्र के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज इसी में बताई गई है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा धरातल पर वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है एवं वायुमंडल में ठंडी होकर भारी होकर नीचे उतरती है, एक चक्र के रूप में। ठीक है, ये चीज कही गई है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे संवहन कहेंगे। इसको कभी भी नहीं भूलना है, याद रखना है। ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, दूसरा शब्द आया था अपना, क्या आया था? संचलन। दूसरे नंबर पे क्या आया था? संचलन। संचलन। इसी प्रकार संचलन को समझते हैं दोस्तों। संचलन किसे कहते हैं? संचलन संचलन होता है दोस्तों, हम समझ लेते हैं पहले कि संचलन ये होता है कि जो अपना वायुमंडल है, तो वायुमंडल के अंदर छड़ के रूप में ठंडा और गर्म होना, ये चीज संचलन कहलाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज है देखते हैं। संचलन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि वायुमंडल में एक छड़ के रूप में गर्म एवं ठंडा होना। ठीक है, गर्म एवं ठंडा होना। जैसे देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे धूल के कण हुए, धूल के कण हो गए। ठीक है, और इसके बाद में धूल के कण हो गए, मिट्टी हो गई, वायु हो गई आदि।
ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि वायुमंडल के अंदर एक छड़ के रूप में गर्म और ठंडा होना, जैसे कि धूल के कण। हम समझते हैं दोस्तों, ये अपना सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है, ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा आती है तो धूल के कण वायुमंडल में विद्यमान है, तो धूल के कण क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये गर्म हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य ढलता है, रात होती है, तो ये ठंडे हो जाते हैं। गर्म और ठंडा होना इनका निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मिट्टी का भी ये चलता रहता है, और वायु भी इसी प्रकार ठंडी और गर्म होती रहती है। तो ये छड़ के रूप में होते हैं। ठीक है, समझ में आया। छड़ का मतलब ये हुआ दोस्तों, हम समझते हैं, हम नॉर्मली उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई मान लो लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ में अगर उसमें हम गर्म करेंगे आग, जैसे कि अपनी ये लोहे की छड़ है मान लेते हैं, ये छड़ मान लेते हैं, तो इसको गर्म करेंगे अपन, गर्म करेंगे तो ये गर्म, जैसे यहाँ आग जलाएंगे तो ये गर्म होगी तो पूरी एक साथ होगी नहीं, ये धीरे धीरे गर्म होती। इस किनारे पे टाइम लग जाएगा उसको, जहां भाप लग रही है, जहां आग जल रही है, वहां एक साथ गर्म हो जाएगी। उसके बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और गर्म होती रहेगी। फिर ठंडा होने के लिए भी ये धीरे धीरे ठंडा हो पाएगी। यही क्या होता है, संचलन होता है दोस्तों। तो एक छड़ के रूप में गर्म व ठंडा होना, ये संचलन कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे चलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों अपना विकिरण। विकिरण क्या होता है? विकिरण शब्द दोस्तों, विकिरण होता है जो सूर्य से जो प्राप्त होती है। क्या सूर्य से जो प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने देखते हैं, समझते पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे लघु तरंगों के रूप में सूर्य से क्या अपनी ऊर्जा को, किस प्रकार हमने पीछे पढ़ा था कि लघु तरंगों के रूप में किरणें प्राप्त करना सूर्य से, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम विकिरण कहेंगे। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो सूर्य है, सूर्य से क्या होती है, लघु तरंगे आती है और पृथ्वी से टकराकर ये दीर्घ तरंगों में परिवर्तन हो जाती है। तो हम विकिरण किसे कहेंगे, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, जो सूर्य से जो पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ये चीज इसके अंदर कही गई है दोस्तों। ये तीनों चीज अपने क्लियर हो गई। ये तीनों चीजों का ही आगे सूर्य ताप का वितरण के अंदर मुख्य योगदान रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं हम दोस्तों, हम संवहन और संचलन और विकिरण के द्वारा ही देखते हैं क्या, कि इस पृथ्वी के ऊपर जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस समय होती है और महसूस कब होती है, ये इसके अंदर बताया गया है। क्योंकि संचलन होगा, संचलन एक साथ तो हुआ नहीं, धीरे धीरे ठंडी होगी, धीरे धीरे गर्म होगी, पर उसको महसूस करने में समय लग जाता है। जैसे हम यहाँ आग जलाए तो जो यहाँ इतनी गर्म हो रही है, तो एक साथ ये इस कोने पे थोड़ी होगी, उसको इस टेम्परेचर में इतना तापमान गर्म होने के लिए उसको समय चाहिए। यहाँ गर्म होने के लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा, उसके बाद में ये उतनी गर्म महसूस होगी। ये संचलन के अंदर कहा गया है। तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य का सबसे अधिक तापमान दिन में दोपहर के 12 बजे प्राप्त होता है, पर हमारे को महसूस कब होता है दोस्तों, ये दोपहर के 2 से 4 बजे के बीच में प्राप्त होता है। हम सर्दी की बात कर लेते हैं, तो अपनी जो सर्दी होती है, दिन की सबसे अधिक सर्दी पृथ्वी को कब प्राप्त होती है, ये रात के 12 बजे सबसे कम तापमान सर्दी प्राप्त होती है। पर अपने को महसूस कब होती है,
ये होती है दोस्तों 3 बजे के लगभग, 3-4 बजे के लगभग ये प्राप्त होती है। तो इस कारण ये चीजें चलती है, ये संचलन के कारण ही अपने को प्राप्त होती है, महसूस होती है। यही इसका मुख्य कारण है, ये चीज इसके अंदर बताई गई है। देखते हैं कि सूर्य, आगे देख लेते हैं कि धरातल पर सबसे अधिक तापमान दोपहर के 12 बजे प्राप्त होता है, परंतु महसूस 2 PM से 4 PM के बीच होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज इसके अंदर बताई गई है कि सबसे अधिक तापमान दोपहर के 12 बजे प्राप्त होता है, पर हमें महसूस कब होता है? 2 से 4 PM के बीच में, दोपहर के बाद वाले 2 बजे से 4 बजे के बीच में प्राप्त होती है। क्यों? ये संवहन और संचलन की कारण ही। आगे देखते हैं, धरातल पर सबसे न्यूनतम तापमान रात 12 बजे प्राप्त होता है। परंतु महसूस कब होता है? परंतु महसूस 3 AM से 5 AM के मध्य होता। क्यों? क्योंकि संवहन और संचलन की वजह से ही ये बाद में महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आपके सामने हैं, समझ में आ रही होंगी कि धरातल के ऊपर सबसे कम तापमान रात के 12 बजे प्राप्त होता है, पर हमें महसूस कब होता है? ये 3 AM से 5 AM के लगभग मध्य हमें महसूस होता है। क्यों? ये संवहन और संचलन की वजह से ही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में ये सिस्टम रहता है दोस्तों। हम मासिक महीने की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे अधिक तापमान कब पड़ता है? ये जून माह के अंदर पड़ता है, और हमें महसूस कब होता है दोस्तों? ये जुलाई में होता है। और हम सर्दी की बात करते हैं, तो सबसे अधिक सर्दी कौन से महीने में पड़ती है? धरातल की बात करते हैं तो दिसंबर में पड़ती है, पर हमें महसूस कब होती है? ये जनवरी में होती है। यही संवहन और संचलन का कारण की वजह से ही। हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गर्म महीना जुलाई एवं सबसे ठंडा महीना
जनवरी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हम महीने की बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, बात कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है और सबसे गर्म माह की बात करते हैं तो वो जुलाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद में हम देखते हैं, आगे चलते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे देखते हैं सूर्य के तापमान के वितरण के बारे में। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा वायुमंडल है पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर जो अपना धरातल है, तो हम संपूर्ण धरातल की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के तापमान की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान, ठीक है, पृथ्वी का तापमान की भी बात करेंगे। अगर तापमान की बात आ रही है तो संपूर्ण पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम तापमान की बात कर रहे हैं तो अगर संपूर्ण पृथ्वी के बारे में नहीं बात करेंगे तो वो बात अधूरी रह जाएगी। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो औसत तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस माना गया है? ये 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है। कई कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम तापमान की, तो हम तापमान की बात कर रहे हैं तो ये तापमान कैसे नापा जाता है, ये चीज भी आती है। तो हम तापमान नापते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? उसको थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ था दोस्तों? उसके अंदर अगर थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर में मरकरी या पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना थर्मामीटर होगा दोस्तों, तो उसे तापमान कैसे नापेंगे, ये चीज भी अपने दिमाग में आती है कि अपन किस प्रकार हम नापेंगे। तो उसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर उसके अंदर तापमान मापा जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं कि तापमान नापने का यंत्र क्या होता है? थर्मामीटर होता है। क्या होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, थर्मामीटर में पारा क्या भरा हुआ होता है? पारा या मरकरी, इसे मरकरी भी कहते हैं। मरकरी भरा हुआ होता है और इस पर तापमान, हम तापमान की बात करते हैं, तापमान डिग्री, उस पर क्या लिखा हुआ रहता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो थर्मामीटर होता है, जो अपना थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री के अंदर उसको तापमान नापते हैं। थर्मामीटर की बात करते हैं तो दोस्तों हम समझते हैं कि अपन अगर बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, तो हम किससे तापमान नापा जाता है? थर्मामीटर से ही नापा जाता है। और उसके अंदर पारा भरा हुआ होता है और उसके अंदर फ़ारेनहाइट, डिग्री और सेंटीग्रेड के अंदर तापमान लिखा रहता है। ठीक है, हम तापमान की बात कर रहे हैं तो ये चीज भी आएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे समझते हैं सूर्य ताप के वितरण के बारे में कि सूर्य का ताप होता है। तो सूर्य ताप होता है तो हमारे धरातल पर, पृथ्वी पर अनेक जगह समान तापमान रहता है, अनेक जगह कम तापमान रहता है, न्यूनतम रहता है तो कहीं अधिक रहता है। तो उस धरातल के ऊपर अपने जो तापमान है, तो अगर तापमान को मिलाते हैं काल्पनिक रेखाओं के रूप में, तो समान तापमान को अगर मिलाने वाली रेखाएं होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें समताप रेखाओं के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो समताप रेखाओं के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, समताप रेखाएं, समताप रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों समताप रेखाएं क्या होती है हम डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। धरातल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। दोस्तों समताप रेखाएं होती है जो पृथ्वी पर अंकित नहीं है, उनको काल्पनिक माना गया है, एकमात्र ये काल्पनिक हैं। दोस्तों क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। तो दो स्थानों को अगर तापमान से समान है, जैसे मान लेते हैं दो शहर मान लेते हैं कि जैसे अपना जयपुर और दिल्ली है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो जयपुर और दिल्ली को मिलाने वाली जो रेखा होगी, तापमान क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान समान है। यहाँ का 20 डिग्री है तो दिल्ली का भी कितना 20 डिग्री है। अगर काल्पनिक रेखा है, खींची गई है, ग्लोब पर खींचते हैं हम, नक्शे के ऊपर खींच के उसको मिलाते हैं, तो वो समान स्थानों को यानी समान तापमान वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा होगी, उसे हम समताप रेखा कहेंगे। पर वो काल्पनिक होगी, खींची हुई धरातल पर अपने को रियल में नहीं दिखाई देगी, वो काल्पनिक होगी। ये चीज इसके अंदर कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम दोस्तों देख लेते हैं कि हम समताप रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो समताप रेखाएं की बात कर रहे हैं तो अपने धरातल के ऊपर अगर महासागरों और महाद्वीपों के अंदर बात करते हैं समताप रेखाओं की, तो ये समताप रेखाएं किस प्रकार चलती हैं, ये चीज भी हम समझते हैं। दोस्तों देखते हैं समताप रेखाएं, समताप रेखाएं धरातल पर महाद्वीपों से महासागरों की तरफ बढ़ती हैं। तो अगर क्या होगा, अगर महाद्वीपों से महासागरों की तरफ यानी धरती से, धरातल से पानी की तरफ, समुद्र की तरफ जा रही हैं, तो क्या होता है दोस्तों देखते हैं। गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा, ये भूमध्य रेखा तरफ मुड़ती है। एवं सर्दियों की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में ध्रुवों की तरफ मुड़ती है।
दोस्तों हम समझते हैं इसमें के अंदर क्या कहा गया है। जैसा दोस्तों हम देखते हैं कि मान लेते हैं ये 5 डिग्री अक्षांश है, ये 10 डिग्री अक्षांश है, ये 15 डिग्री अक्षांश है और ये 20 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ये क्या हुआ दोस्तों, ये मान लेते हैं क्या है, ये महाद्वीप है। क्या है, ये महाद्वीप है। समझते हैं ये महाद्वीप हो गया अपना। और इस तरफ की बात करते हैं, ये महासागर आ गया, मान लेते हैं ये महासागर है, महासागर आ गया। ठीक है, तो यहां भी 5 डिग्री अक्षांश देखते हैं, यहाँ भी 10 डिग्री अक्षांश है, इसके सामने 15 डिग्री अक्षांश है और यहाँ भी 20 डिग्री अक्षांश है। ये अक्षांश मान लेते हैं, ये महाद्वीप हो गया, ये महासागर हो गया, इसके अंदर ये कहा गया है। पर जो अपने जो सेंटेंस लिखा है उसको देखते हैं कि समताप रेखाएं धरातल पर महाद्वीपों से, ये महाद्वीप आ गए, महाद्वीपों से महासागरों की तरफ चलती है। कब, हम गर्मी की बात करते हैं। ठीक है, हम गर्मी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले गर्मी की। तो गर्मी के अंदर महाद्वीपों से महासागरों की तरफ समताप रेखाएं चलती है। तो ये मान लो हम 5 डिग्री अक्षांश से ये स्टार्ट हो रही है। और क्या है, द्वीप कौन सा है, महाद्वीप है, धरातल है। और ऋतु कौन सी है, गर्मी है। तो दोस्तों इसमें लॉजिक ये होता है कि धरातल होता है अपना, मिट्टी होती है। हमने पीछे देखा, पीछे हम संचलन देखे थे, तो संचलन के अंदर धूल मिट्टी के कण थे। ठीक है, ये चीज देख ली थी। तो इसके अंदर होता यह है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मिट्टी गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। जैसे कि दिन के अंदर जैसे सूर्य उदय होता है तो मिट्टी क्या होती है, गर्म हो जाती है। और जैसे सूर्य अस्त होता है, रात होती है, तो वो ठंडी जल्दी हो जाती है। तो तापमान गर्म और ठंडा जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में औसत गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा महाद्वीप का। और महासागर की बात करते हैं तो दोस्तों लॉजिक ये होता है कि जो पानी भरा हुआ होता है वो ठंडा बहुत धीमी गति से होता है और धीमी गति से ही गर्म होता है। अथाह पानी भरा हुआ है तो वो क्या हो, गर्म बहुत धीरे होगा। इस कारण से सूर्य अगर धरातल पर सीधा चमक रहा है, ऋतु गर्म हो रही है, तो तापमान अधिक है, तो समताप रेखाएं सीधे चल रही है। पर महासागर की तरफ जाएंगे तो यहाँ सामने वाला पानी उतना गर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वो पानी क्या होगा, जो भूमध्य रेखा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला पानी है, समुद्र का है, वो गर्म अधिक होगा। और समताप रेखाओं किस तरफ जाएगी, भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। तो हम महाद्वीपों से महासागरों की तरफ जाते हैं तो ऋतु गर्म होगी, उसके गर्मी होगी तो ये भूमध्य रेखा, क्योंकि जहां 0 डिग्री यहाँ होगी तो ये भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाएगी। अगर 15 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो 15 डिग्री अक्षांश जो अक्षांश रेखा चल रही है तो वो क्या होगी, महाद्वीप में सीधी चलेगी। उसके बाद में महासागर आ जाएगा तो वो भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आ रही है समझ में कि तापमान की अधिकता और कमी संचलन इस प्रकार हो रहा है कि यहाँ सीधा सूर्य सीधा चमक रहा है, मिट्टी गर्म हो रही है, तापमान अधिक है, पर हम तुलना कर रहे हैं समुद्र से, तो समुद्र का पानी धीरे गर्म हो रहा है। तो समुद्र का जो 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा की तरफ तापमान अधिक होगा और वो तापमान वाली रेखा किस तरफ जाएगी, भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम सर्दी की बात करते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं, सर्दी की बात करते हैं। तो सर्दियों के अंदर ये अपना महाद्वीप हो गया, जैसे अपन वैसे ही समझते हैं कि 5 डिग्री हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, ये 20 डिग्री अक्षांश हो गए, और ये महासागर हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 20 हो गया, ये कहाँ महाद्वीप, ये तो महाद्वीप हो गया और ये महासागर हो गया। ऋतु कौन सी है, सर्दी है। तो दोस्तों यहां से चलते हैं, हम समताप रेखा की बात कर रहे हैं, तो
तो सूर्य उदय होता है तो यहाँ सर्दी है, तो मिट्टी क्या होगी, ठंडी अधिक होगी, तापमान भी क्या होगा, कम होगा। तुलना कर रहे हैं महासागर में, तो हम जो है हमारी जो रेखा चलेगी, समताप रेखाएं चलेगी, महाद्वीप तक तो सीधी चलेगी। अगर महासागर आएगा तो ये किस तरफ जाएगी दोस्तों, किस तरफ जाएगी, ये जाएगी ध्रुवों की तरफ, ये ध्रुवों की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि ध्रुव 90 डिग्री की तरफ तो आएंगे, ऊपर और नीचे 0 डिग्री बीचों बीच में आएगी, नीचे भी इसके नीचे ध्रुव होगा और उससे ऊपर की बात करते ध्रुव होगा। तो हम समझते हैं ये समताप रेखाएं सर्दियों में किस प्रकार चलेगी, ये ध्रुवों की तरफ चलेगी। ठीक है, आ रहा समझ में। सर्दी ऋतु सर्दी होगी, तापमान क्या होगा, धरती का धरातल का कम होगा। समुद्र की बात करते हैं तो पानी क्या होगा, ठंडा भी कम धीरे हो रहा है, गर्मी धीरे हो रहा है। तो समुद्र की बात करते हैं तो यहाँ धरातल पर जो सर्दी पड़ रही है वो सर्दी समुद्र के ऊपर ध्रुवों की तरफ जाने के बाद में महसूस होगी। तो ये समताप रेखाएं सर्दियों में तो ध्रुवों की तरफ मुड़ती है और गर्मी में भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे, सर्दी और गर्मी के अंदर समताप रेखाएं किस प्रकार मुड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और हम आगे देख लेते हैं, 2-3 चीजें और आती है। एक तो दोस्तों मासिक, औसत मासिक, औसत मासिक तापमान आ जाता है। एक आ जाता है दोस्तों दैनिक औसत तापमान आ जाता है। एक आ जाता है दोस्तों तापांतर। ये 2-3 चीजें और आ जाती है तापमान की बात करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तापांतर की बात कर लेते हैं। दोस्तों तापांतर कैसे निकाला जाता है, सीधा सीधा है न्यूनतम तापमान में या अधिकतम, न्यूनतम तापमान में क्या करते हैं, अधिकतम तापमान को घटा देते हैं। क्या, ठीक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे यहाँ अधिकतम घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें तापांतर प्राप्त हो जाता है। ये दोस्तों न्यूनतम कब प्राप्त होता है, आपके 12 बजे वाला, और अधिकतम होता है अपना, अधिकतम होता है, अधिकतम तापमान ये दिन के 12 बजे भी प्राप्त होगा। इस तापमान से इस तापमान को घटा देंगे तो तापांतर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं दैनिक औसत तापमान, अपना दैनिक औसत तापमान। हम दैनिक औसत तापमान की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का योग बटा क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों, दैनिक औसत ताप प्राप्त हो जाता है, तापमान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसके साथ करते हैं जो औसत मासिक तापमान की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है कि औसत दैनिक औसत तापमान का योग बटा क्या हो जाता है, उस माह के कुल दिनों की संख्या, उस माह के कुल दिनों की संख्या। इस प्रकार क्या निकल जाता है दोस्तों, ये औसत
मासिक तापमान। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें मिनिमम टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस करते हैं तो क्या होता है, अपना तापांतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दैनिक औसत ताप की बात करते हैं तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों, दैनिक औसत तापमान निकल आता है। और मासिक औसत तापमान की बात करते हैं तो दैनिक औसत तापमान होता है, उसका योग करते हैं और भाग किसका देते हैं, उस माह के कुल दिनों का, उस माह के कुल दिनों का भाग दे देते हैं तो वो क्या प्राप्त हो जाता है, औसत मासिक तापमान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।